कभी हताश कभी आपने फील किया? मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। आम आदमी पार्टी पे सबसे बड़ा हमला है। ऐसे ऐसे आरोप लगे जिनमें कोर्ट्स को स्ट्रिक्चर्स पास करने पड़े एजेंसीज के खिलाफ कि साहब क्यों गलत कर रहे हो इस आदमी के खिलाफ। इन्होंने आरोप लगाया कि आपने बिना टेंडर के फेसबुक को ऐड दे दिया। तो सीबीआई वाले ऑफिसर्स भी हंस रहे थे मेरे घर पे बैठ के कि जी क्या मजाक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि बहुत बार आरोप लगे और हम क्लीन निकले। In February 2023, Delhi's Deputy Chief Minister Manish Sisodia was arrested in the Delhi excise policy case. After many twists and turns in the case, the Supreme Court granted him bail and Sisodia walked out free after 17 months in Tihar jail. Days after his release, Sisodia is with us today on PTI's show at 4 Parliament Street. We will talk to him on a range of issues, starting with his experience in jail. We will also ask him about the future of the Aam Aadmi Party, the tussle between the Lieutenant Governor and the AAP-led Delhi government. Manish ji, thank you for coming to PTI and talking to us. थैंक यू, नमस्कार। आप पॉलिटिशियन हैं, पॉलिटिक्स की बात तो होती रहेगी, लेकिन मोर टॉपिकल इज़ योर 17 months इन जेल। उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी जैसे आप बोल रहे थे कि जेल इज़ कॉमन फॉर बोथ अंडर ट्रायल्स एज वेल एज फॉर कॉन्विक्ट्स। हाँ, वहाँ जेल तो जी सबके लिए जेल ही है। और मतलब आइडियली जेल में जाना एक तो सिस्टम को समझने के लिए भी मेरे लिए एक अवसर था कि मैं जेल के सिस्टम्स को, ह्यूमैनिटी को, या दुनिया भर में जेलें कैसे चल रही हैं। अभी तक तो जेलें मैंने फ्रेंकली या तो ऑफिशियल विजिट के दौरान देखी थी विच आर ऑलवेज लाइक डेंटेड एंड पेंटेड, बट या मैंने फिल्मों में देखी थी या किताबों में पढ़ के जो हमारे देशभक्त लोग थे उनकी जब हम लाइफ स्टोरीज पढ़ते थे तो उनकी जो अच्छे राइटर्स थे उन्होंने पिक्चराइज की थी, उसमें देखी थी। बट जाके जेल को देखना, समझना, ये भी एक वो था। और वहाँ किस तरह के लोग बंद हैं, किन हालात में बंद हैं, और उनके प्रति सबका नज़रिया क्या है, लॉ कहाँ खड़ा है, जुडिशल सिस्टम कहाँ, बहुत सारी चीज़ें थी जो मेरे अपने मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत हेल्पफुल हुई। नॉट बिकॉज ऑफ दिस केस, और मतलब मेरे पास एक अवसर था कि मैं ऐसे लोगों के बीच में हूँ जो कुछ गलत करके आए हैं, कुछ गलती से गलत करके आए हैं, या किसी और की गलती की वजह से वहाँ आ गए हैं। मैं बहुत तरह के लोगों से मिला, देखा, समझा। इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी। कभी हताश कभी आपने फील किया? एक्चुअली एक सवाल तो बीच बीच में होता था कि यार अच्छा कर रहे थे, ईमानदारी से ही काम कर रहे थे, और ये मतलब एक विज़न लेके चल रहे थे कि मतलब मेरा अपना पर्सनल ड्रीम था कि एक समय ऐसा आएगा देश में गवर्नमेंट स्कूल्स क्वालिटी के साथ खड़े होंगे सारे, और ये बिलीफ बनेगा देश में। अचानक उसको ब्रेक लगा, उसको झटका लगा मेरे उसमें। तो मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा? मैं तो कुछ गलत नहीं कर रहा था। ये एक बहुत सवाल हमेशा मेरे जेल जाने के अवसर पर नहीं, मुझे लगता है हर इंसान को आता है। जब कुछ भी गलत होता है तो हम अक्सर भगवान से भी पूछते हैं कि यार सब कुछ तो ठीक कर रहा था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और उस क्वेश्चन का आंसर मैं खुद में भी ढूंढता रहा, स्पिरिचुअल बुक्स में भी ढूंढता रहा राइटअप्स में भी बड़े बड़े लोगों के ढूंढता रहा। फिर मुझे यही समझ में आया कि इट्स लाइक पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, और दैट लाइफ आई हैव चोजन फॉर माई सेल्फ इज पॉलिटिक्स। तो इट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ पॉलिटिक्स। So I am here. That's the only rule that I can accept. So तिहाड़ जेल इज़ अ वेरी मैसिव कॉम्प्लेक्स। उसमें कई जेल हैं अंदर, और हर जेल में वार्ड्स हैं, वार्ड्स में बैरक्स हैं, बैरक्स में सेल्स हैं। आपका सेल शायद बहुत छोटा। हाँ, वो छोटा ही, हाफ ऑफ दिस समझ लीजिए, इस पूरे टेबल के हाफ ऑफ दिस के जितना लगभग सेल था वो, तो उसमें ही मुझे रहना होता था। और पार्टीशन के पीछे टॉयलेट है। हाँ, उसके पीछे मतलब वो पूरा सेल जो है CCTV कवर्ड है। तो एंड फॉर आई वुड से कि फॉर ऑब्वियस पॉलिटिकल रीजंस आई वाज बीइंग वॉच्ड मोर देन एनी अदर प्रिजनर, कॉन्शियसली एंड केयरफुली कि भाई ये कर क्या रहा है, खा क्या रहा है। बहुत लोगों के इंटरेस्ट थे, पॉलिटिकल भी रहे होंगे, ऐसे भी सर्विलेंस में रखना। तो मतलब मुझे तो बता दिया गया था कि DG ऑफिस में एक TV लगा हुआ है जिस पे केवल आपका CCTV चल रहा है। सुपरिटेंडेंट के रूम में एक TV लगा हुआ है जिस पे केवल आपका CCTV चल रहा है। सो आप वॉच हो रहे हो, ठीक है। तो उस CCTV के एरिया के पीछे थोड़ा सा एक एरिया होता है जहाँ आपके कमोड्स वगैरह लगे हुए हैं एक कॉर्नर में। देयर यू यूज दैट टॉयलेट।
तो आपके वार्ड में आई थिंक यू आर द ओनली पॉलिटिशियन, बाकी जो इनमेट्स थे वो किस किस क्राइम में अंदर थे? क्या उन लोगों से क्या किस तरह की बातें होती थी आपकी? एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग था कि जब मैं अंदर गया तो मैं मतलब मेरे से पहले एक जेल को लेके एक कंट्रोवर्सी हुई थी जैन साहब को लेके, और था अब मतलब आफ्टर बीइंग इन जेल फॉर 17 मंथ्स मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही बकवास कंट्रोवर्सी थी, जिसमें दिखाया गया साहब पानी रखा हुआ है, इनको मिनरल वाटर मिल रहा है, इनको ये मिल रहा है, इनको वो मिल रहा है। तो पर एवरीबडी वाज सो कॉन्शियस आफ्टर दैट, क्योंकि कुछ लोग सस्पेंड हो गए थे और कुछ लोगों के खिलाफ एक्शन और हो रहा था, डीजी को सस्पेंड कर दिया गया था, तो सब लोग बहुत डरे हुए थे कि यार एक पॉलिटिशियन की वजह से ही हो गया, अब दूसरे पॉलिटिशियन की वजह से पता नहीं ये क्या करवाएगा। तो मुझे भी था कि मुझे तो एक सामान्य इनमेट के रूप में ही रहना है वहाँ पे, तो मैंने उनको भी बोल दिया था कि आप मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, मैं कुछ नहीं चाहिए मेरे को, एक स्पेशल कुछ नहीं चाहिए। हाँ, मैंने उनको ये भी भरोसा दिलाया, मैं कोई मांग भी नहीं करूँगा। मैं जंतर मंतर पे अखबार बिछा के सोता था आंदोलन में, और मैं राजनीति में आने से पहले जब एक्टिविस्ट की ज़िंदगी में था तो मैं रेलवे स्टेशनों पे जब मुझे रिजर्वेशन नहीं मिलता था तो मैं ट्रेन में भी अखबार बिछा के चादर बिछा के आया हूँ। तो मुझे इन सब ज़िंदगी में कोई ऐसा नहीं है, अब मुझे कुछ ऐसा जो आप सबके लिए नहीं कर रहे हो, आप मेरे लिए मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। पर फिर भी सब डरे हुए थे, तो उन्होंने मेरे पास जो लोग रखे थे आजू बाजू के सेल्स में, वो बहुत आई वुड से कि एकदम लोएस्ट इनकम ग्रुप के समाज से बुज़ुर्ग लोग थे, एजुकेशन उनकी बिल्कुल नहीं, ऐसे लोग जो किसी भी क्राइम में मेरे ख्याल से 3 भाई थे, जो एक किसी गोरखपुर के या कहीं उत्तर प्रदेश के किसी ईंट भट्टे पे काम करता था, उसका भाई था जो किसी धर्म कांटे पे काम करता था, उसका एक और भाई था जो यहाँ कहीं एम्स के सामने किसी साइकिल पे कचौरी बेचता था। वो तीनों लोग वहाँ बंद थे किसी केस में, एक उनके बेटे की शादी वगैरह हुई थी और उसमें कुछ हुआ, तो वो तीनों वहाँ थे। अब उन सबको डरा के रखा हुआ था कि देखो अगर आप इससे बात करोगे ना तो मतलब बहुत सारे उसके कारण होंगे, मैं इसको हर चीज़ को ये नहीं कह रहा कि पॉलिटिकल कुछ वो था, बट क्योंकि प्रशासन भी वहाँ डरा हुआ था तो सबको ये था कि जितना सबको अड़का के रखोगे उतना अच्छा है, उतना सेफ रहेंगे, सबको अपनी नौकरी बचानी थी। तो मेरे से कोई बात ही नहीं करता था। मैं गया अंदर तो मोस्टली तो हम लोग बंद रहते थे उसमें, बट जब भी वो ओपन टाइम होता था मैं उनके साथ बैठता था जाके, वो भाग जाते थे उठ के। मैंने कहा क्या हुआ भाई, तुम उठ के क्यों भाग जाते हो यार? तो धीरे धीरे एक आदमी ने हिम्मत करके मुझे बोला, सर हमको ना प्रशासन ने मना किया हुआ है। मुझे लगा यार हो सकता, पहले तो वो मेरे को बोले, जैसे भी डरा गया होगा उनको कहा गया होगा, बोले हम दूसरी पार्टी से हैं। मैंने कौन सी पार्टी से हो? तो उनके पास कोई जवाब नहीं था, उसके लिए तैयार भी नहीं थे। फिर धीरे धीरे एक आध बार बात हुई, बोले जी प्रशासन ने मना किया है आपसे बात करने के लिए, आपके साथ बैठने के लिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको बिल्कुल प्रेशर नहीं करूँगा, आपका मन नहीं है। मैं किताबें ले गया था पढ़ने के लिए, मैं किताबें पढ़ता रहा। फिर जब प्रशासन से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यार मुझे कोर्ट ने तो पनिशमेंट नहीं दी है आइसोलेशन में रखने की, वाई आर यू कीपिंग मी इन आइसोलेशन? फिर थोड़ा सा उनके भी आंसर कन्विंसिंग थे, थोड़ा मेरी भी रिक्वेस्ट कन्विंसिंग थी। मैंने कहा यार मैं लोगों के बीच में रहता था, कोर्ट भी नहीं चाहता है कि इस आदमी को तुम किसी सेल में बंद करके अभी टॉर्चर करो, तो ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? ऐसे कम से कम उनको बात करने के लिए तो फ्रीडम दो, उनको इतना डरा दिया है। तो फिर कुछ हुआ होगा, उन लोगों ने क्या कहा क्या नहीं कहा, बट आफ्टर दैट दे स्टार्टेड स्पीकिंग टू मी। फिर क्या होता है ना कि वहाँ फिर किसी की बेल हो जाती है, फिर कोई दूसरा आदमी आ जाता है, फिर किसी की बेल हो जाती है, दूसरा आदमी आ जाता है, तो दे कीप चेंजिंग। तो 17 महीने आप थे जेल में, कोई कांस्टेंट जिसके साथ कुछ दोस्ती बनी, किसी भी प्रकार की दोस्ती? नहीं, लोग आते जाते बहुत रहते हैं वहाँ, मतलब क्योंकि इनका एक मतलब फॉर ऑब्वियस गुड रीजंस होगा कि ये लोग कैदियों को ट्रांसफ़र भी करते रहते हैं एक जेल से दूसरी जेल में। तो किसी का मान लीजिए एक्सपीरियंस जो भी उनका पीरियड होगा, फिक्स पीरियड वहाँ पूरा हो गया तो दूसरी जेल में डाल देंगे, फिर दूसरी जेल में डाल देंगे, तो वो बदलते रहते थे लोग। पॉलिटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी को काफ़ी नुकसान हुआ है, जिस तरह से आप जेल में हैं, सत्येंद्र जैन भी जेल में थे, सीएम साहब जेल में हैं। पार्टी को जितना नुकसान हुआ है उसको आप कैसे रिकवर कैसे करेंगे? अब मोरल लो है। एक्चुअली मैं जब से लौट के आया हूँ मेरे मन में भी ये क्वेश्चन था कि लोग अपनी पार्टी के लीडर्स बाकी सब कैसे ले रहे हैं इस पूरी स्थिति को, जब 17 महीने से मैं अंदर था, सर अंदर हैं,
पर इंटरेस्टिंगली मैं जब आके देख रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि पार्टी के लीडर्स, मतलब इंक्लूडिंग MPs, MLAs, काउंसलर्स एंड अदर लीडर्स, कार्यकर्ता, सबके अंदर ना एक अलग तरीके का कमिटमेंट मुझको दिख रहा है। जो लोग भी मुझसे मिल रहे हैं, जिनसे मेरी बात हो रही है, कि उन्होंने लड़ाई लड़ी है। और यहाँ से मेरे को समझ में आता है कि कोई भी क्राइसिस ना एक इवेंट होती है जिसमें आप टूट भी सकते हो और जिसमें आप मजबूत भी हो सकते हो। तो आई थिंक आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने बहुत अच्छे से, और कार्यकर्ताओं ने, इस सारे चैलेंज को लेके अपने आप को मजबूती किया है। मुझे नहीं लगता कि पार्टी कमज़ोर हुई है। पार्टी आप देखिएगा और मजबूत मेरे को दिख रही है। बाकी राज्यों में भी, हरियाणा में? हाँ, तो आप कह रहे हैं इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट इस वक्त मैं जो बात कर सकता हूँ कि इलेक्शन तो अभी हैं और आने वाले होंगे, बट जो पार्टी के अंदर ना तो मोरल डाउन है, ना, अगर टूट गई होती ना पार्टी, अगर सरकार ख़त्म हो गई होती, जैसे हमने कई सारे राज्यों में देखा अभी पिछले 7-8 साल में, कि कुछ हुआ, कोई ईडी का कार्रवाई हुई या CBI की कार्रवाई हुई, कुछ लीडर्स पे हुई, और अचानक सारी पार्टी ताश के पत्ते की तरह गिर गई। कोई इधर भाग गया, कोई इधर भाग गया। उसके बाद फिर अगर वो सरकार में भी थे, उनकी सरकारें गिर गई। तो ये हमारे साथ एक खूबसूरती है कि ना तो पार्टी टूटी, ना सरकार गिरी, काम भी खूब हुए इस दौरान में। जो काम मैं छोड़ के गया था उनके भी मैंने अभी आके देखे कि अनबिलीवेबल रिजल्ट्स उनके हुए। तो दैट वे मोरल डाउन होने की कोई वजह भी नहीं है। यहाँ लड़ाई है, आप लड़ाई में निकले हैं तो लड़ाई में तो ऊपर नीचे तो होगा, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। Manish ji, after the arrest of Chief Minister Kejriwal, it's going to be nearly 5 months. The functioning of the Delhi government seems to be affected. The constant tussle between the LG's office on one side and the government officers and the AAP administration. Do you find a solution to this impasse, which seems to hit the Delhi people hard? Actually, ये जो टसल है ना, जो अभी पिछले दिनों में दिख रहा है, ये लार्जली इसलिए है क्योंकि दिल्ली में डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया। इट्स नॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट, इट्स अबाउट कि साहब कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, डेमोक्रेसी कहती है कि लोग अपनी सरकार चुनेंगे और चुनी हुई सरकार फिर ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी और दिल्ली के लोगों के काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहता है। ये रोकते रहे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए, वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने भी कह दिया कि नहीं साहब, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है कि लोग सरकार चुनेंगे और वो चुनी हुई सरकार ही डिसीजन लेगी और चुनी हुई सरकार ही ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करेगी। ऑल ऑफ ए सडन ये अब इनको समझ में नहीं आया, बोले नहीं तो ना हम संविधान को रेस्पेक्ट करेंगे, ना हम डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को रेस्पेक्ट करेंगे, हम तो ऑर्डिनेंस लाके चुनी हुई सरकार के सारे अधिकार संसद से कानून बना के छीन लेंगे। सो दिस आई कॉल वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। एंड व्हेन देयर इज मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, all the stakeholders are going to be affected. Stakeholders are not only ministers, stakeholders are also officers also हैं। तो ऑफिसर्स इसलिए, मतलब ये जो झगड़े हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, जो झगड़े से ज़्यादा मैं कहूँगा कि काम करना है कि नहीं करना है, खींचतान हो गई है। LG ऑफिस कहता है कि काम नहीं करने देंगे, मिनिस्टर कहते हैं भाई जनता हमसे कह रही है ये काम करो या जनता को कोई प्रॉब्लम आ रही है। उनको ऑफिसर्स को डर है कि अगर काम कर दिया तो उधर से आएगा अच्छा बेटा बहुत काम करने वाला बन रहा है, उसको फिर पता नहीं कैसे कैसे टांग देंगे वो लोग, और टांगने के बहुत सारे वो कर दिए। तो वैसे में ऑफिसर्स सफ़र कर रहे हैं, और ऑफिसर्स सफ़र इसलिए कर रहे हैं, मैं आई फील सॉरी अबाउट द ऑफिसर्स, वो इसलिए सफ़र कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली में डेमोक्रेसी का खुलेआम मर्डर किया गया। अगर उसका मर्डर डेमोक्रेसी का, इट्स नॉट अबाउट चीफ मिनिस्टर्स अरेस्ट। ये लड़ाई तो अब, अनफॉर्चुनेटली ये लड़ाई अब खाली दिल्ली में नहीं है, आप पूरे देश में देखिए कि कौन सा ऐसा अपोजिशन का राज्य है जहां राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच झगड़े नहीं हो रहे और काम नहीं करने दिया जा रहा, उसके काम नहीं रोके जा रहे। और लगभग कौन सा ऐसा अपोजिशन स्टेट है जिसके राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 1 आध साल में ताड़ना लगाई हो। सो ये जो पूरा देश में ट्रेंड चल रहा है, इसी को मैंने कहा ना, ये तानाशाही तो आ रही है। आपने लोकतंत्र की कॉन्सेप्ट है कि भाई लोग चुनेंगे सरकार, आप कह रहे हो जी लोग चुने, कुछ भी चुने, हम तो चलाएंगे तो यहीं से, तो ये तो तानाशाही है ना। तानाशाही का नुकसान आज दिल्ली में हो रहा है, बाकी राज्यों में भी होगा और हो ही रहा है। हम देख रहे हैं बंगाल से लेके, केरल से लेके, पंजाब से लेके, जिस अपोजिशन की स्टेट की बात कर लो वहाँ पे राज्यपाल रोक के बैठे हुए हैं सारी चीज़ें। A small supplementary on this tussle between the governor and opposition chief ministers. The Supreme Court several times have said, why doesn't the governor and the chief minister have a cup of tea and sort out the problems? एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट की स्पिरिट्स बहुत हाई हैं इसमें, कि भाई
दो इंस्टीट्यूशंस को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आपस में बात करके रिजॉल्व कर लेनी चाहिए। बट जब गवर्नर्स अपॉइंट ही इसलिए किए जा रहे हो, उनकी नेम फेम ही इसलिए हो कि आपने चुनी हुई सरकार के कितने काम रोक दिए, तो उसका एक ही तरीका है। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी भी ना इवॉल्व होती है, और मैंने इस पर बहुत सोचा, पढ़ा भी था इन दिनों में, मतलब दुनिया के गवर्नेंस को भी समझने की कोशिश की, स्ट्रक्चर्स को भी समझने की कोशिश की। मुझे लगा ये अब शायद समय आ गया है कि डेमोक्रेसी में जैसे हमने किसी समय गवर्नेंस के लेयर्स बदले, हमने नीचे तक के लेयर्स बनाए, हमने और बहुत सारे चेंज अपने, अभी गवर्नर्स की पावर खत्म कर देना, गवर्नर्स का पद ही खत्म कर देना चाहिए। वाई वी नीड गवर्नर? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाने का काम तो और इंस्टीट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, बहुत लोग कर लेंगे। गवर्नर का काम क्या है? सरकारें भंग करने के अलावा, सरकारों के काम रोकने के अलावा कौन सा काम देश में गवर्नर कर रहे हैं? मतलब आई एम ए फर्म बिलीवर कि ये तो गवर्नर एज एन इंस्टीट्यूशन इस देश में लोकतंत्र में बोझ बन गया है, और चुनी हुई सरकारों के काम रोकने के अलावा कुछ नहीं कर रहा। तो ये शायद कहते हैं ना, जब ज़्यादा दर्द बढ़ता है तो उसी से निकलेगा, तो अब ये दर्द बढ़ रहा है तो हो सकता है इसका कभी इलाज निकलेगा। सिसोदिया जी, केजरीवाल जी के जेल में क्यों होने की वजह से कैबिनेट मीटिंग्स नहीं हो पाई, मानसून सेशन नहीं हुआ, NCCSA की मीटिंग्स नहीं हुई जिसमें ऑफिसर्स की ट्रांसफ़र पोस्टिंग वगैरह होती है, तो आप कैसे देखते हैं कि वो जेल में जाने के बाद भी उन्होंने CM बने रहे वो, जबकि कुछ और राज्यों में देखा रहा, झारखंड में देखा वो उन्होंने पद छोड़ दिया, वापस फिर से आ गए, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, इसमें दो इशूज़ हैं। एक है कि केजरीवाल जी के जेल जाने के बाद गवर्नेंस, मतलब कुछ नई स्कीम्स को छोड़ दो जो आनी थी, नहीं आ पाई अभी। अब आई एम श्योर CM साहब अभी अब बाहर आ जाएंगे थोड़े दिन बाद, तो वो भी आनी शुरू हो जाएंगी, काम होने लगेगा उन पर। इसमें TBR जो है ना, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, बड़ा स्पष्ट है कि साहब मंत्री इंचार्ज हैं, इनका नया कानून कहता है जी LG परमिशन देंगे, तो मंत्री और LG सीधे बात कर सकते हैं। अब LG साहब के साथ प्रॉब्लम क्या हो गई है, वो तय करते हैं कि मुझे कौन सा काम होने देना है, कौन सा नहीं होने देना है। जो काम नहीं होने देना है उसमें तो कहते हैं भाई चीफ मिनिस्टर की तरफ फाइल भेजो, और जो काम होने देना है उसमें कहते हैं मंत्री जी फाइल भेजो, फटाफट में करता हूँ। कितने आपको बहुत उदाहरण मिल जाएंगे। सो आई थिंक ये तो सब फिक्टिशियस चल रहा है, मतलब पेंटिंग करने की कोशिश की जा रही है। दूसरा, आपने पूछा कि भाई रिज़ाइन किया बहुत सारे चीफ मिनिस्टर, मतलब अलग अलग लोगों ने। ये एक खतरनाक ट्रेंड की तरफ बढ़ रहा था देश। जैसे मैंने कहा गवर्नर्स का पद का मिसयूज़, वैसे ये बड़ा शानदार ट्रेंड था सेंट्रल गवर्नमेंट में बैठी हुई पार्टी के लिए कि ये तो बहुत बढ़िया हथियार हाथ लग गया यार। हमने कानून बनाए थे आतंकवादियों को फंडिंग रोकने के लिए, ड्रग माफिया की फंडिंग रोकने के लिए, इतने सख्त कानून बनाए थे कि अगर उनको कोई फंडिंग कर रहा है तो उसको जेल से निकलने नहीं देंगे। वेरी गुड। उस कानून का उपयोग करके अब आपको बस इतना ही करना है कि किसी एक आदमी को पकड़ना है, श्योर शॉट रेसिपी ऑफ ऑपरेशन लोटस। एक आदमी को पकड़ना है, उसको जेल में डालना है, फिर उसको थोड़े दिन जेल में डाल के कहना है बेटा बोल CM ने ये किया था, नहीं तो बेल नहीं होने देंगे क्योंकि तेरे ऊपर वो वाला कानून लगा हुआ है जो आतंकवादियों के ऊपर लगता है। 6 महीने में उसको समझ में आ जाएगा। फिर हमारे जैसे लोगों के बहुत प्रेसिडेंट्स हैं, कितने कितने लोगों के 3 साल जेल नहीं हुई, 2 साल PMLA में जेल नहीं होती। बोले तेरे को PMLA में जेल में डाला है, तेरे को बाहर नहीं निकलने देंगे। अब तू स्टेटमेंट दे कि मेरे को चीफ मिनिस्टर ने रिश्वत मांगी थी। अब 6 महीने बाद आदमी कहता है, 6 बार और पहले कह चुका है जी नहीं मांगी थी, 6 महीने बाद कहता है साहब मांगी थी, मेरे को छोड़ दो। वो कहते हैं अच्छा तू तो जा। अब चीफ मिनिस्टर को उठा लेते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर को उठाएंगे। तो ये तो श्योर शॉट रेसिपी है कि सेंटर में बैठी हुई कोई भी पार्टी इस फॉर्मूले पे उठाएगी कि अच्छा यहाँ इलेक्शन नहीं जीते, पकड़ो किसी को, लगाओ PMLA बयान लो और उठाओ CM को अंदर डालो, उसके बाद देखते हैं कैसे रिजाइन नहीं करता, और रिजाइन करते जाएंगे चीफ मिनिस्टर। तो मुझे लगा इस ट्रेंड को तो तोड़ना बहुत ज़रूरी है। उस ट्रेंड को केजरीवाल जी ने तोड़ा है कि अगर सेंटर में बैठे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन है इस देश में, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है इस देश में। ये अच्छा ट्रेंड है यार। आप जहाँ नहीं जीते वहाँ पे एजेंसी से किसी को भी अरेस्ट कराओ रास्ते चलते, और उससे कुछ बयान लो और फिर चीफ मिनिस्टर को उठाओ अंदर डालो, रिजाइन करेगा नैतिकता के आधार पे, सरकार हमारी। फिर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि जो चार्जेस हैं वो रियल चार्जेस हों, जरूरी नहीं है कि किसी को बुलवाया गया हो। इट्स ए मैटर ऑफ ट्रायल, तो लेट देयर बी ट्रायल देन। लेट भाई, इसीलिए अंडर ट्रायल और कन्विक्टेड में अंतर रखा गया है ना कि आप, और इसीलिए बेल इज़ द रूल का प्रिंसिपल बार बार सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप किसी को, आप ऐसे ऐसे चार्जेस, मतलब चीफ मिनिस्टर के खिलाफ एक आदमी ने बयान दिया साहब मेरे से रिश्वत मांगी थी, उस पर वो आप कानून लगा रहे हो जो आतंकवादियों की फंडिंग पे लगाया जाता है,
जिसमें बेल नहीं हो सकती। तो ये तो ट्रेंड ही गलत है ना। सर, आप और कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव साथ मिलकर लड़ा था, मगर 7 सीटों में से एक भी सीट गठबंधन को नहीं मिली। अभी क्या है, दिल्ली कांग्रेस के नेता आप पे अटैक कर रहे हैं, तो दिल्ली विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या फिर से आप और कांग्रेस का गठबंधन होएगा? अभी देखिए, मैं तो 3-4 दिन पहले ही बाहर आया हूँ। लोकसभा का जब चुनाव हुआ था वो एक अलग तरीके का मौका था, विधानसभा का चुनाव एक अलग तरीके का मौका है। दिल्ली में, देश भर में इस गठबंधन का कितना फ़ायदा हुआ, हमारा गठबंधन प्लस बाकी लोगों का गठबंधन, इंडिया गठबंधन जो टोटल बना, उसमें इसकी क्या एल्गोरिदम में इसकी क्या वैल्यू बनी, जिससे ये अब 400 पार तो छोड़ दीजिए, 300 पार भी क्या, बहुमत पार भी नहीं कर पाए। तो मैं तो समझता हूँ कि उस समय बहुत भूमिका रही। दिल्ली में दिल्ली के लोगों ने एक पैटर्न पिछले 3 इलेक्शन से अपनाया हुआ है कि साहब जो भी हो, हम सेंटर में तो 7 सीटें उनको दे देते हैं। तो दिल्ली के लोगों ने वही पैटर्न पे काम किया, उसी तरह से वोट किया। बाकी जगह वो पैटर्न बदला भी, यहाँ बदला नहीं। मैं इसको इसी रूप में देखता हूँ। अब आगे विधानसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन कैसे चुनाव लड़ेगा, ये सब ऑन द टेबल इलेक्शन के क्लोज होने वाली बातें हैं या आंसर किए जाने वाले क्वेश्चन हैं। अभी अरविंद जी भी अंदर हैं, अब मेरे ख्याल से बाहर ही आ जाएंगे थोड़े दिन में। तो ये सब क्वेश्चंस शायद उस वक्त उठेंगे और उस वक्त आंसर भी कर दिए जाएंगे। अभी तो आई डोंट थिंक देयर इज एनी क्वेश्चन ऑफ दिस। हरियाणा में भी, क्योंकि हरियाणा में भी आई एम श्योर, मतलब मैं तो इस पर कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग नहीं कर रहा हूँ। तो उम्मीद रखते हैं वापस से अलायंस हो सकता है कांग्रेस के साथ? पता नहीं, मतलब अभी मेरे लिए इस वक्त कहना मुश्किल है। एक बार अरविंद जी भी बाहर आ जाएं तो उस वक्त हम शायद और ज़्यादा अच्छे से कह पाएंगे। आई एम क्वाइट श्योर कि अब मेरे ऑर्डर के बाद और हर रोज़ कोई ना कोई ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा ऑर्डर हो रहा है कि बेल इज़ द रूल, जेल इज़ एन एक्सेप्शन। हाँ। आप जब निकल के आए, आपने बोला कि आपने 300 किताबें पढ़ी थी। तो रियली जस्ट टू अंडरस्टैंड, क्या किताबें पढ़ी थी? उन किताबों में सबसे ज़्यादा आप मतलब प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस कौन सी किताब का था, और आपका दिनचर्या कैसा रहता था जेल में? एक्चुअली जब मैं गया था तो मैं, आई कैन शेयर, दिस इज़ माई पर्सनल कैरेक्टर, कि मैं किसी भी शहर में जाता हूँ तो वहाँ से किताबें खरीदने का शौक़ है मेरे को। और मतलब इंटरनेशनली भी मैं जिन शहरों में गया वहाँ हमेशा मेरे साथ सरकारी ट्रिप पे गया तो ऑफिसर्स भी होते थे। मैंने कहा नहीं, 2 घंटे तो निकाल लो, एक बुक स्टोर तो ढूंढना ही ढूंढना है। मतलब मैं फिनलैंड में गया तो वहाँ कोई इंग्लिश की किताब का बुक स्टोर नहीं मिल रहा था। पूछ पाछ के ढूंढा हेलसिंकी में एक स्टोर जहाँ की अंग्रेज़ी किताबें मिल सकती थी। फिर मैं वहाँ से कुछ उनके एजुकेशन सिस्टम की, उनके रिवॉल्यूशन की, उनकी किताबें उठा के लाया। तो मुझे वो शौक़ जो है मेरी लाइब्रेरी को बढ़ाता जा रहा था और एजुकेशन को समझने का, क्योंकि मैं एजुकेशन पे काम कर रहा था तो मेरी ज़रूरत भी थी। तो एजुकेशन की बहुत सारी किताबें खरीदी हुई थी। तो जब मैं अंदर गया तो ऑफ कोर्स अंदर जाना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा था चलो इन किताबों को पढ़ने का मौका मिल गया जो खरीद के रखी हुई हैं। तो मैं बहुत सेलेक्टेड किताबें अपने स्टोर से लेके गया था। फिर लंबा टाइम लगने लगा तो मैंने और किताबें घर से मंगा ली, फिर और किताबें घर से मंगा ली। सो लार्जली मेरा फोकस था एजुकेशन को पढ़ने पे, कि एजुकेशन में दुनिया में इज़राइल की स्कूलों में क्या होता है, जापान के स्कूलों में क्या होता है, कनाडा के या चाइना के स्कूलों में क्या कैसे पढ़ाया जाता है। ये बहुत पढ़ा मैंने, मतलब कम से कम 15 देशों का एजुकेशन सिस्टम मैंने बहुत डीपली स्टडी किया, उनकी प्रैक्टिस, उनके बारे में डिफरेंट राइटर्स की लिखी हुई बुक्स में मंगाता गया, पढ़ता गया। तो एक तो एजुकेशन को मैं पढ़ता गया, फिर स्पिरिचुअल मेरा अपना एक वो था। और ऐसे टफ टाइम में व्हेन यू आर ओनली आइसोलेटेड इन ए रूम, आई थिंक एवरीबडी नीड टू बी स्पिरिचुअल। वो मेडिटेशन बहुत काम आता है। तो गीता से लेके गांधी जी की गीता, विनोबा भावे साहब की गीता, राम सुखदास जी की गीता, मतलब मेन टेक्स्ट ऑफ गीता, फिर श्री रविशंकर जी, प्रशांत जी, बहुत लोगों ने गीता को टिप्पणी किया। उसको मैं, क्योंकि मुझे लगने लगा कि ये वाला श्लोक ना, इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है जितना ही ट्रांसलेटर कहता है, इसका कुछ और मतलब होगा। फिर मैं एक आदमी का इंटरप्रिटेशन पढ़ता, मुझे लगा नहीं इसमें कुछ और हिडन एक वर्ड होगा। संस्कृत तो मेरे को आती नहीं, पर राइटर ने जो भी जिसने लिखा कुछ तो होगा और कुछ तो होगा। और उसके चक्कर में मैंने इतनी व्याख्याएं पढ़ी गीता कि मुझे मज़ा आया पढ़ने में। रामायण पढ़ी मैंने, रामचरितमानस, मतलब मुझे वन गो में इतना स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने का मौका कभी नहीं मिला कि मैं रामायण पढ़ूँ, उसके तुरंत बाद रामचरितमानस पढ़ूँ, फिर गीता पढ़ लूँ, फिर उपनिषद पढ़ लूँ। बहुत इंटरेस्टिंग था इन सब चीज़ों को पढ़ना। फिर उपनिषद पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना पड़ेगा। फिर मैंने स्टीफन हॉकिंस को पढ़ा,
खूब उनकी जितनी यूनिवर्स के बारे में लिखी हुई किताबें, टाइम था मेरे पास में, और मेरे पास कोई सब मतलब ये तो था नहीं, एजेंडा तो था नहीं पढ़ने का कि मुझे पढ़ के कोई PhD करनी है। But did you have easy access to books? I mean, other than the books that you were getting from home? No, वहाँ तो एक छोटी सी लाइब्रेरी है जो बहुत उनके लिए मतलब उसमें ऐसी बुक्स नहीं थी, उसमें से भी कुछ किताबें मैं ले आता था उठा के। जैसे नंदन नीलकर्णी साहब ने बहुत अच्छा एनालिसिस किया है पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की इकोनॉमी का, एजुकेशन सिस्टम का। वो मुझे जब आए थे मेरे घर एक बार किताब दे के गए थे, वो मैं अपने घर से मंगा ली। मैंने कहा ये पढ़ने का समय, इतनी मोटी किताब थी, मैं पढ़ने से डरता था उसको। तो ऐसी बहुत सारे राइटर्स की किताबें थी। फिर कटसी मीडिया, ये मैं इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू दोनों लेता था वहाँ पे, और उसमें खूब किताबों के बारे में जिक्र होता था। और मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में अपनी वाइफ को कह देता था, यार ये वाला ना पिछली बार के इंडियन एक्सप्रेस में एक रिव्यू आया, ये वाली किताब मंगवा दे मेरे को। तो खूब मंगवा लेता था। रामचरितमानस आपने पढ़ा, आपने कहा? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। तो भगवान राम के बारे में आपने क्या नई बात सीखी? पता नहीं, पर मेरे को बहुत बार लगता था मैं, यार भगवान अगर राम के रूप में आए और आदमी बन के आए और उनको भी 14 साल वनवास झेलना पड़ा था, मैं तुम दो केवल 14 महीने से पड़े हुए, अंदर क्या फ़र्क पड़ता है। प्रेरणा बहुत मिलती है इन सब चीज़ों से। मतलब आपका और फिर रामचरितमानस को, रामायण को पढ़ो तो केवल कहानी नहीं है ना, वो उसमें इतना स्पिरिचुअल आपको कंटेंट मिलता है विच इज़ बियॉन्ड द स्टोरी, मेन स्टोरी। मनीष जी, जेल से आने के बाद आपने अपने आप को राजनीतिक गतिविधियों में, पार्टी की गतिविधियों में अपने आप को शामिल तो कर लिया। अभी हमने काफ़ी वीडियोस देखे आपकी वापसी सरकार में कब हो रही है? ये तो CM साहब आएंगे तो बताएंगे। मुझे ऐसी कोई, देखो आई एम नॉट इन हरी। मतलब मैं तो क्वाइट कॉन्फिडेंट हूँ कि अभी चुनाव जीत गए और अगला चुनाव भी हम जीतेंगे तो उसके बाद भी सरकार बनेगी, तब भी रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट दैट्स माई ओनली दिस थिंग। अभी मैंने इस पर कोई डिस्कशन भी नहीं हुआ किसी से, क्योंकि CM साहब तो अंदर हैं। पार्टी के लीडर से जब डिस्कशन हुआ तो चुनाव की तैयारियों पे हुआ कि अभी मैं क्या कर सकता हूँ। कार्यकर्ता चाहते हैं कि अब, और ये ऐसे डिस्कशन से निकल के आया। बहुत सारे कार्यकर्ता इच्छुक थे जो मेरे बहुत क्लोज हैं अलग अलग विधानसभाओं में, कि सर आप खाना खाने आए थे, अभी आना, आप 17 महीने बाद में मैं ये बनाऊंगा या बनाऊंगी तो आना। उससे निकल के आया, अच्छा चलो कार्यकर्ताओं के बीच चलते हैं। तो वहाँ से फिर ये पदयात्राओं का वो निकल आया। तो अभी मैं पदयात्राएं करूँगा, CM साहब बाहर आ जाएंगे तो देखेंगे फिर क्या भूमिका तय होगी। मनीष जी, आम आदमी पार्टी जब बनी थी तो वो एक एंटी करप्शन मूवमेंट के उसका बेसिस वही था, और उस समय एक पार्टी की जो इमेज बनी, वो जो BJP के लिए कहा जाता था पार्टी विद डिफरेंस, पर एक्चुअल में एक पार्टी विद डिफरेंस आम आदमी पार्टी भी उस तरह से देखा जा रहा था उसको। अब पिछले 10 साल में आपके चीफ मिनिस्टर अभी जेल में हैं, दूसरे एक और मिनिस्टर जेल में हैं, आप अभी बेल पे आए हैं। तो इससे आपको लगता है कि वो जो पार्टी की एक इमेज बनी थी बाकी पार्टियों से अलग, उसको नुकसान पहुंचा है? और दूसरा सवाल इसी के साथ, आपने अभी कहा कि मुख्यमंत्री जेल में हैं और उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया एक सोची समझी उसके रणनीति के तहत, क्योंकि ये चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल रहे हैं तो उससे एक ट्रेंड बन जाता। पर आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे जब आपको जेल भेजा गया, तो आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया? 2 questions. One is मैंने इस्तीफा क्यों दिया, और फर्स्ट वाज इमेज ऑफ एंटी करप्शन वाला। आई विल स्टार्ट विद द लास्ट। जब मैं अंदर गया था तो उस वक्त की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट थी। सत्येंद्र जैन जी अंदर थे और उनका इस्तीफ़ा नहीं हुआ था, फिर मुझे भी अंदर किया गया। तो ऑल ऑफ ए सडन एक क्वेश्चन उठा, भाई मैं इतने सारे डिपार्टमेंट देखता था, क्योंकि TBR में ना मिनिस्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेट मी, क्योंकि CM का रोल एक अलग तरीके का है, सुपरवाइजरी है, CM की गाइडेंस है, कैबिनेट चेयर करने का है, बट डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नेंस के लिए मिनिस्टर इज़ रिस्पॉन्सिबल। तो वहाँ पे फिर हमने, क्योंकि मेरे पास इतने सारे पोर्टफोलियोज़ थे, तो उनके काम सफ़र ना हो, इसलिए मैंने इमीडिएट इस्तीफ़ा दिया। और जैसा मैंने कहा कि वो अब अगर देश में इस तरह का ट्रेंड चलेगा कि भाई जिस भी मिनिस्टर को आपको अंदर डालना है, मिनिस्टर के अंदर डालने से सरकार नहीं गिरती है ना। एक मिनिस्टर नहीं भी है तो दूसरा मिनिस्टर आ जाएगा, तो ये शायद ट्रेंड जोर नहीं पकड़ेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की पार्टी कभी किसी को चाहे कि ये मिनिस्टर मेरे को अच्छा नहीं लगता, ठीक है जी, इंडिविजुअल है ना, अंदर डाल दो, दूसरे चीफ मिनिस्टर दूसरा मिनिस्टर ले आएगा।
पर चीफ मिनिस्टर को आप अंदर डालोगे तो सरकार ही खत्म है ना। तो ये ट्रेंड खतरनाक है। सो दैट्स व्हाई देयर इज डिफरेंस। पार्टी विद डिफरेंस को हमें देखना पड़ेगा कि फ्रॉम विच लेंस वी आर सीइंग पार्टी विद डिफरेंस। आरोप नहीं लगेंगे हमारे ऊपर, ये हम गारंटी नहीं ले सकते। हमारे ऊपर इतने आरोप लगे शुरू से लेके, हमारे एमएलएस के ऊपर ऐसे ऐसे आरोप लगे जिनमें कोर्ट्स को स्ट्रिक्चर्स पास करने पड़े एजेंसीज के खिलाफ कि साहब क्यों गलत कर रहे हो इस आदमी के खिलाफ। मतलब कम से कम दर्जन बार ऐसे ऑर्डर्स हैं जहां कोर्ट ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप बायस थे। एजेंसीज को उनके केस ही ख़त्म, ना सिर्फ केस ख़त्म किए बल्कि स्ट्रक्चर्स भी दिए। उनसे हम निकले। मेरे ऊपर आरोप लगा कि साहब बीजेपी ने उठाया, साहब आपने स्कूल में घोटाला कर दिया। मैंने कहा क्या कर दिया? बोले आपने कमरे गलत बना दिए। क्या गलत बना दिए? 5 लाख रुपए में कमरा बन जाना चाहिए, आपने तो इतने में बनाया। अरे मैं कमरे तो जाके देखो भाई, डेस्क तो देखो। अब उसमें बिना आप कोई ऐसे ही 4 तरफ से दीवार खड़ी करके, मैंने कहा चारों तरफ से कोई दीवार खड़ी करके कर दो और उसमें टाट पट्टी पे बच्चे बिठा दो, ये स्कूल थोड़ी होता है। मैंने वहाँ डेस्क लगाए हैं, मैंने बाहर कॉरिडोर बढ़िया बनवाया है, मैंने अच्छे बच्चों को लगे कि मेरे प्राइवेट स्कूल जैसी डिग्निटी जैसे स्कूल मिल रहे हैं। तो गवर्नमेंट का एक डिसीजन है, खर्च किया है गवर्नमेंट ने, आपको क्या प्रॉब्लम है? तो उस पर कुछ नहीं चिपका इनका। और भी बहुत सारे मेरे ऊपर एक आरोप लगाया इन्होंने, पता नहीं क्या था वो, हाँ फेसबुक पे ऐड देने का था, ऐड वो था कुछ हमने कैंपेन किया था। इन्होंने आरोप लगाया कि आपने बिना टेंडर के फेसबुक को ऐड दे दिया। अरे भाई फेसबुक तो दुनिया में एक ही है, अगर फेसबुक पे ऐड जाएगा तो फेसबुक पे ही जाएगा और वही एजेंसी है। तो उसमें सीबीआई जांच बिठा दी इन्होंने। मेरे घर सीबीआई आई थी रेड करने के लिए, तब 2018-19 की बात थी। वहाँ सीबीआई को लिख के देना पड़ा बाद में। तो सीबीआई वाले ऑफिसर्स भी हंस रहे थे मेरे घर पे बैठ के कि जी क्या मजाक है, फेसबुक पे ऐड दोगे तो बिना टेंडर के जाएगा, उसमें टेंडर में दूसरा कॉम्पिटिटर कौन होगा। तो लिख के दे दिया उन्होंने। मैं कहना ही चाह रहा हूँ कि बहुत बार आरोप लगे और हम क्लीन निकले। सीबीआई को लिख के देना पड़ा गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में, देयर इज नथिंग सब्सटेंशियल इन दिस केस। तो आई एम श्योर इसमें सीबीआई नहीं लिखेगी, ईडी नहीं लिखेगी, कोर्ट लिखेगा। और फिर पार्टी ऑफ डिफरेंस का वो वाला जो टैग है कि देखा, और ये शायद आम आदमी पार्टी पे सबसे बड़ा हमला है। और मैं अपने कार्यकर्ताओं को भी कह रहा हूँ, अपने फैमिली में भी बात करता था, मैं देखना ये काजल की कोठरी है। ये अब हमारी गारंटी बनेगी कि ये लोग तो काजल की कोठरी में भी जाएंगे ना तो बिना छुए निकल आएंगे। आई एम श्योर ये निकलेगा। तो एक मेरा ये जो करप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने बात कही, पर मुझे लगता है कि हमें पार्टी विद डिफरेंस के टैग को भी ना थोड़ा वाइडन करना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि आरोप प्रत्यारोप क्या लग रहे हैं। राजनीति में आप लड़ोगे तो आरोप प्रत्यारोप तो लगेंगे। पार्टी विद डिफरेंस ये है कि आप सत्ता में आते हो तो क्या करते हो। आप स्कूल पे, इस देश की जरूरत सबसे बड़ी स्कूल है, हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है, उस पर कुछ करते हो कि नहीं करते हो। आई थिंक पार्टी विद डिफरेंस आपका होना तभी मायने रखता है जब आप गवर्नेंस विद डिफरेंस करते हो। आप गवर्नेंस वैसी देते रहो, प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ती रहे, सरकारी स्कूल बर्बाद होते रहें, सरकारी अस्पताल बर्बाद होते रहें, प्राइवेट अस्पतालों की मौज होती रहे, फिर क्या पार्टी ऑफ डिफरेंस है। मैं तो कहूँगा कि पार्टी विद हेवन भी हो तो बकवास है। अगर आप गवर्नेंस में आने का आपको मौका मिले, आप स्कूल ठीक कर दो ना यार। जिनको आप पढ़ा दोगे अपने आप ठीक कर लेंगे, फिर कोई ज़रूरत नहीं है लोगों को। हाँ मैं इमोशनली बोलता हूँ, मतलब आई फील इट लाइक दिस। मैंने अभी जितना पढ़ा ना, मतलब मेरा अपना मानना है कि हमें थोड़ा सा दुनिया के इतिहास को एजुकेशन के लेंस से भी देखना चाहिए। और हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली इतिहास का मतलब पॉलिटिकल इतिहास ही होता है। बट अगर हम दुनिया के इतिहास को एजुकेशन के इतिहास से देखेंगे, एजुकेशन के लेंस से देखेंगे, विल फाइंड वेरी स्ट्रेंज थिंग्स। आज जिस जापान की हम बात कर रहे हैं वो 1903 में वो कानून लागू कर चुका था जो हमने 2011 में लागू किया है, राइट टू एजुकेशन का। 1903 में जापान में वो कानून लागू था। जिस अमेरिका को हम देख रहे हैं वो अमेरिका 1890 में 100% गर्ल एनरोलमेंट का टारगेट अचीव कर चुका था। दिस इज व्हाट आई एम सरप्राइज्ड। मैंने पढ़ा सिंगापुर का एजुकेशन सिस्टम। क्वान ली वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे। 1964 में इंडिपेंडेंट वो कंट्री होता है। ही क्राइज ऑन ए टेलीविजन इंटरव्यू कि मेरे देश में ना कोई रिसोर्स है, ना पानी है पीने का, खेती बाड़ी तो भूल ही जाइए, हम जिएंगे कैसे। एंड देन ही सेड कि हम एजुकेशन से जिएंगे। 4-5 साल वो आदमी एजुकेशन पे काम करता है। 1969 में वो उस देश में एक रूल बनाता है कि साहब एवरी वीमेन, मतलब मुझे ऐसे ठीक से क्योंकि मैंने शुरू में ही पढ़ी थी ये किताबें, रूल बनाता है कि हमारे देश में बच्चे पैदा करने का अधिकार केवल ग्रेजुएट महिलाओं को होगा। कंट्रोवर्शियल लग सकता है
बट व्हाट ए शार्प इंटरवेंशन इनटू सोसाइटी। भाई साहब, आपको लड़की तो पढ़ानी पड़ेगी, अब लड़की पढ़ेगी तो लड़का भी पढ़ा हुआ ही चाहिएगा। और ग्रेजुएट मदर, जो बच्चे ग्रेजुएट, ऑब्वियसली एजुकेटेड फैमिली में जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी सिंगापुर की, ग्रेजुएट मदर, ग्रेजुएट फादर, मतलब क्या जनरेशन होगी वो, क्या एजुकेशन खड़ी कर दी उन्होंने। सो एजुकेशन से भी देश खड़ा हुआ है, देश दुनिया खड़ी हुई है, उसको हमको एक्नॉलेज करना पड़ेगा। उसके बिना नहीं है, जब तक हम एजुकेशन में बात नहीं करेंगे, वट एवर वी कॉल इट, विकसित भारत नहीं हो सकता। तो वो पार्टी विद डिफरेंस हमें चाहिए, एंड आई स्टिल बिलीव वी आर दैट। सर, अभी दिल्ली में काफ़ी इंसिडेंट्स हुए हैं वाटर लॉगिंग की वजह से, जहाँ ड्राउनिंग हुई है, इलेक्ट्रोक्यूशन हुआ है। आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट दिल्ली में भी है और एमसीडी में भी है। तो आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं? ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं, इस पे काफ़ी पॉलिटिकल टसल भी हो रहा है, प्लस ऑफ कोर्स इट इज़ सैड दैट सो मेनी लाइव्स आर बीइंग लॉस्ट। ये 2-3 घटनाएं थी तो मैं जेल में था, और मतलब क्योंकि जेल में तो आप और डिटेल से अखबारों को पढ़ते हैं, आई वॉज फीलिंग सो सैड एंड सो मतलब पर्सनल कि यार किसी के बच्चे की डेथ ऐसे कैसे हो सकती है। वो लड़की लड़का तैयारी करने आया था, सपने थे। सो मतलब ऑफ कोर्स जहाँ भी गवर्नेंस का फेलियर है, डिसिल्टिंग नहीं हुई, उसके बहुत सारे कारण हैं, बट आई थिंक आई कांट से कि नहीं जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, सरकार की ही जिम्मेदारी है। वो सरकार कहाँ कहाँ स्प्लिट है, उसके क्या कारण है कि भाई एमसीडी से लेके दिल्ली सरकार से लेके एलजी तक के बीच में स्प्लिट्स चल रहे हैं। अफसर एलजी साहब लगाएंगे, रिक्वेस्ट मिनिस्टर करेंगे, काम करेगा तो कौन डांटेगा उसको, काम नहीं करेगा कौन डांटेगा उसको। ये सारी चीज़ों के बीच में फंस रही है और दिल्ली के लोग कहीं ना कहीं इसमें पिस रहे हैं। इसलिए मैंने आपको बोला कि डेमोक्रेसी को हम जितना कमज़ोर करते चले जाएंगे, काम उतना स्लो होंगे, और वो अक्रॉस द कंट्री हो गए अगर हमने इसको नहीं रोका तो। मनीष जी, अभी आपने कहा कि ये जो एक्साइज पॉलिसी से जुड़ा हुआ मामला था जिसमें आपकी सरकार और पार्टी 2 साल से लगभग उलझी हुई है, ये सबसे बड़ा हमला था, और इसमें आपकी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया जांच एजेंसियों ने, और चार्जशीट में उन्होंने सीएम साहब को किंग पिन तक बोला। आपको लगता है कि ऐसे हमले आपको भविष्य में और भी झेलने पड़ सकते हैं? और अगर आपको लगता है ऐसा, तो इनसे निपटने की कुछ आपकी तैयारी? इनसे निपटने की एक ही तरह की तैयारी है जी, गलत करो ही मत। गलत करोगे तो फंसोगे, गलत नहीं करेंगे तो फिर तो आरोप जैसे आज भी मेरा कॉन्फिडेंस का कारण क्या है, मेरे को पता है ना कि जब ट्रायल कोर्ट में क्वेश्चन होंगे तो पूछा जाएगा ना भाई क्या, क्यों, कहाँ, कैसे। अभी तो इसमें क्या, क्यों, कहाँ, कैसे कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। अभी तो केवल एक है, एक बयान है, उसके ऊपर हमने पीएमएलए लगा दिया है, अंदर डाल दो, जमानत हो नहीं सकती, क्योंकि पीएमएलए का सेक्शन 45 कहता है कि जमानत जो है जज साहब की पावर लिमिटेड है, जब तक आईओ नहीं कहेगा जमानत नहीं देंगे। ये सेक्शन 45 है, इसमें आप फंसा के अंदर डाल दो। अभी तो सारी लड़ाई इसी पे चल रही है। आए ना ट्रायल, मैं तो चाहता हूँ डे टू डे ट्रायल हो तो चीज़ें एज फास्ट एज पॉसिबल निकल के आएंगी। लेकिन वो किंग पिन कह दिया है, बहुत संगीन आरोप है, और ये अगर सच निकल के आता है तो फिर पर निकल के कैसे आएगा, मुझे तो पता है ना सच नहीं है मुझे पता है कि झूठ है, तो इसलिए मैं तो डरा हुआ नहीं हूँ बिल्कुल भी। डर तब था जब हमें लगता हो यार इसमें इतना तो था, अब इतना उतना कुछ भी नहीं है। एक पॉलिसी बनाई, सरकार को पैसा मिला, लोगों को जो भी उसका हुआ, मैं दैट्स ए मैटर ऑफ ट्रायल। तो अच्छा मनीष जी, जब जेल जाने से पहले आपने कहा था कि बीजेपी ने आपको अप्रोच किया कि आपको तोड़ दें और आप उनको ज्वाइन करें तो सब ठीक हो जाएगा। जेल जाने के बाद किसी ने आपको अप्रोच किया? मैं टूटा नहीं। इसका मतलब आपको अप्रोच मतलब देखिए, सबको अप्रोच किया जाता है। मतलब मैं, अब जो भी आदमी बात करता है आके, वो ऐसा आदमी होता है जो आपका भी बहुत नोन होता है, तभी वो आके हिम्मत करता है। उनका भी नोन होता है, वो आके उनसे बात करता है, वो आके पूछता है कि साहब बताओ। आप पूछते हो भाई, फिर वो कहता है आपको अच्छा आदमी हो आप तो। फिर मैं कहा भाई अच्छे आदमी तो जेल में क्यों है? तो पूछेगा वो मैं बात करके आऊँ, बात कर लो भाई, अच्छे आदमी को क्यों जेल में रखा हुआ है, निकालने का क्या है? तो आके पूछेगा जी कितने मेरे तोड़ सकते हो? मैंने कहा मैं तो खुद ही नहीं टूट सकता, मैं किसी को क्या तोड़ूंगा। तो बात ख़त्म हो जाती है। पर
जब मैं अपने घर पे ये बात डिस्कस करता हूँ, और मेरे दिमाग में भी रहता है, ऐसा नहीं है फॉर द सेक ऑफ स्टेटमेंट, मैं अपनी वाइफ से कहता हूँ मैं यार वो बीमार है, तो मैंने कहा ये सब चल रहा है, तो और मैंने कहा कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे, ये सब लोग लड़ रहे हैं, अगर हम ऐसा सोचें भी तो मेरा कॉन्फिडेंस जहाँ से आता है और मेरा को फिर डर नहीं रहा मैं, तो भाड़ में जाए अब दुनिया, माने ये सब। मेरी वाइफ कहती है कार्यकर्ताओं को छोड़ो, मेरे को क्या मुंह दिखाओगे अगर ये कर दिया तो मैं तो उसको सोच रहा था कि मैं बीमार है वो, मैं उसको थोड़ा सा वो करूं कि हाँ कि भाई कार्यकर्ताओं को क्या मुंह दिखाएंगे ऐसी चीज़ों में, तो वी हैव टू फेस ऑल दिस। वो खुद ही कहती है मेरे को क्या मुंह दिखाओगे कि अगर ये करोगे तो मेरे को फिर टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। डर यही है ना कि आपको जेल में भेज देंगे, डर यही कि आपको ज़्यादा दिन और सड़ा देंगे जेल में। सड़ा दो यार, अब सड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन मेरे इस केस के बहाने से आपका सेक्शन 45 क्वेश्चन में आया ना, अरविंद केजरीवाल जी को आपने ज़बरदस्ती अरेस्ट किया, आज आपका सेक्शन 19 जिसमें आपने अपने आईओ को पावर दी हुई है, नीड टू अरेस्ट अब डिफाइन होगा ना। तो ऐसे ही ड्रैकोनियन कानून बनेंगे, ऐसे ही कुछ लोगों को मिसयूज़ होंगे, उनके ऊपर अत्याचार होगा, फिर वो कटेंगे, उनकी धारें पोथरी होंगी, शायद वो बदले जाएंगे। दैट्स हाउ डेमोक्रेसीज वर्क। मनीष जी, अरविंद केजरीवाल जी तो जेल में, उनके एब्सेंस में सुनीता जी मैदान में उतरी हैं, आपने उनको नज़दीक से भी देखा है, वो तमाम अब जनसभाएं और बदलाव सभा कर रही हैं, तो आप उनको एज ए लीडर कैसे देख रहे हैं, और क्या पार्टी लीडरशिप में चर्चा है कि उनका रोल आगे और बढ़ाया जाए? डू यू सी, आई मीन, शी विल बी टेकिंग एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट? ऑन ए लाइटर साइड आई वुड से दैट व्हेन आई वाज इन जेल, वहाँ एक ही चैनल आता है, वो ब्रॉडकास्ट में देख रहा था, फिर वो एक ना कॉमन एरिया है वहाँ पे, वहाँ जो टीवी लगे हुए हैं, जैसे हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वहाँ कई सारे चैनल फिर लगे होते हैं उन टीवी पे, तो कुछ और भी देख लेते थे। तो मैं देख रहा था कि मुझे उस टीवी चैनल देख के लग रहा था यार बस अब 5-7 मिनट की बात है, ये टीवी चैनल तो सुनीता जी को मुख्यमंत्री बना ही देगा, इट्स जस्ट ए मैटर ऑफ मिनट्स। इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा था, जबकि मैं आई बिलोंग टू द पार्टी, पर मतलब आई नो हाउ पार्टी वर्क्स, एटलीस्ट अबाउट माई पार्टी। मुझे पता था हो क्या रहा होगा या क्या हो रहा है ये, और टीवी देखो तो लगता था बस अब तो सब पार्टी खत्म होगी, सारे नेता किनारे हो गए, बस अब केवल सुनीता जी मुख्यमंत्री बनने वाली हैं और बस शपथ ही लेने की तैयारी हो रही है, किसी भी समय शपथ का अनाउंस करने वाले हैं लोग। मतलब टीवी कोई देख रहा हो तो उसको यही लगेगा। मैं इसलिए बोला कि दैट्स हाउ प्रोडक्शंस आर मेड। मैं सुनीता जी को तो बहुत क्लोजली इसलिए जानता हूँ कि वी बोथ ऑफ आवर फैमिलीज आर लाइक फैमिली मेम्बर्स टू ईच अदर। बहुत हम वर्षों से, डिकेड्स से क्लोज हैं, और शी इज़ वेल एजुकेटेड, वेल बिहेव्ड, सीजनड महिला हैं। एक ऐसे समय में जब उनके फाइटर पति को अंदर डाल दिया गया, पार्टी वाज इन नीड कि कोई एक आदमी वॉइस बन के जनता के बीच में जाए, जो अरविंद केजरीवाल जी की वॉइस के साथ इमोशनल क्रेडिबिलिटी के साथ। ऑफ कोर्स पार्टी का एक कार्यकर्ता भी जाके कहता है कि अरविंद जी ने ये कहा है, तो ऐसा नहीं कि लोग नहीं मानते, पर शायद सुनीता जी ने जो वो रोल निभाया, इट वाज ऑसम। मैं तो टीवी में देखता था उनके स्पीचेस वगैरह, मुझे बहुत अच्छा लगता था, आई वाज सो प्राउड ऑफ हर। तो बहुत अच्छे से उन्होंने वो रोल निभाया कि एक फाइटर हस्बैंड जब जेल में बंद हो गया तो उसकी वाइफ ने उसकी फाइटिंग स्पिरिट को वॉइस बन के लोगों को कम्युनिकेट किया। आई थिंक अरविंद जी बाहर आ जाएंगे तो वो रोल खत्म हो जाएगा, दैट्स इट। आई डोंट थिंक उससे ज़्यादा कोई। मनीष जी, दिल्ली में इलेक्शंस 6 महीने के अंदर अंदर है, तो इस बार आम आदमी पार्टी का क्या प्लान रहेगा, और क्या दिल्ली में फुल स्टेटहुड विल आल्सो बी वन ऑफ द प्लान्स दैट यू विल फाइट ऑन? नहीं, फुल स्टेटहुड की तो दिल्ली को ज़रूरत है। वी आर नॉट द ओनली नेशनल कैपिटल इन द वर्ल्ड, जो मतलब एवरी नेशन हैज़ ए कैपिटल। और आप देखो दुनिया की नेशनल कैपिटल्स की गवर्नेंस जो भी हैं, वट एवर नेम दे है, कहीं उनको गवर्नर बोलते हैं, कहीं मेयर होते हैं, कहीं मतलब अलग अलग नाम उन्होंने दिए हुए हैं, प्रीमियर्स, कुछ मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो सब ने अपने अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, माने नेशनल कैपिटल गवर्नमेंट्स को एम्पावर कर रखा है टू डू द पब्लिक वर्क। यहाँ पे पब्लिक वर्क के लिए बस जो भी आप खिचड़ी पका रखी है वो देख रहे हो, तो स्टेटहुड की तो दिल्ली को ज़रूरत है, और वो एक हमारी ड्रीम्स में से है। इट्स नॉट अबाउट पॉलिटिक, मतलब क्या बोलते हैं उसको, इलेक्शन एजेंडा ओनली। ये ड्रीम्स में से है कि अब आप सोचो ना कि करावल नगर में एक चेन स्नैचिंग होती है, हु इज़ पॉलिटिकली अकाउंटेबल टू लुक इनटू दैट?
the Home Minister of the country in present regime. I, as a citizen of India, would never like that the Home Minister of the country is investing his or her mind to a cause like Karawal Nagar ki chain snatching. Let it be the Home Minister of the state. Why the National Home Minister should look into burglary in a house और छोटे मोटे, मतलब मैं किसी क्राइम को छोटा नहीं बोल रहा हूँ, बट होम मिनिस्टर के पास में इंटरनल सिक्योरिटी से लेके 1000 फंडा है देश के लिए. ये कॉन्सेप्ट ही गलत है कि देश का होम मिनिस्टर पुलिस को कंट्रोल करेगा. बहुत गलत कॉन्सेप्ट है. इसीलिए आप मतलब क्राइम हो रहा है, कुछ हो रहा है, लोगों को सब सेंट्रल गवर्नमेंट की है पुलिस, तो कौन देखेगा? होम मिनिस्टर देखेगा. मैं भी होम मिनिस्टर बनूंगा कल को, मेरे को लिए कश्मीर की सिक्योरिटी कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी बनस्पत दिल्ली के किसी एक केस में ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के साथ कॉप्स के साथ में. वो काम था होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट का. हमने यहाँ दिल्ली में व्यवस्था ही नहीं की. सो ये तो मैंने आपको एक एनेक्डोटल एग्जांपल दिया. तो स्टेटहुड इज़ द नीड ऑफ द सिटी. उसके लिए हम लड़ेंगे, वो हमारा ड्रीम भी है. ऑफ कोर्स हर इलेक्शन में हम लोगों, जब तक लोगों के अंदर सपना नहीं जागेगा तो होगा भी नहीं, तो हम सपना भी जगाएंगे. पर बीजेपी से तो हम उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि इन्होंने तो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लिखा था, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में आएंगे तो वो भी करेंगे. पर अभी मतलब मैं पिछले 4-5 दिन से देख रहा हूँ कि दिल्ली में एक बड़ा पॉजिटिव माहौल है पार्टी को लेके, और इसको मैं और भी सेंस करूँगा. और भी ऑफ कोर्स मैं ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन कोई केक वॉक है. हमने 4 इलेक्शन दिल्ली में लड़े हैं अभी तक, 13, 15, 19, बेसिकली 3 लोकसभा वालों को छोड़ दो. कोई भी इलेक्शन अपने अपने मतलब कंकरेंट चैलेंजेस के साथ आता है, तो ये भी इलेक्शन चैलेंजेस के साथ आएगा, और इसके जो भी चैलेंजेस हैं हम आंसर करेंगे. मनीष जी, आपने हाल ही में कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल से 24 घंटे में बाहर निकल सकते हैं अगर ऑपोजिशन यूनाइट हो जाए. तो कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो इतना वोकली और स्ट्राइडेंटली उतना वो वोकलाइज नहीं कर पाया कि केजरीवाल जी के लिए लड़ें? करना चाहिए. और देखो, वोकलाइज किया. अरविंद जी जब अरेस्ट हुए, हेमंत जी जब अरेस्ट हुए, तो इंडिया गठबंधन की बहुत अच्छी एक मैसेजिंग रैली वहाँ पे हुई रामलीला मैदान में, जिससे पहली बार एक यूनाइटेड मैसेज गया. उससे इलेक्शन का डिस्कोर्स भी बदला. लेकिन मेरा कहना है कि इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, जिसका 3 महीने बाद इलेक्शन है और जिसका 4.5 साल बाद इलेक्शन है जिस राज्य का, सभी जगह के अपोजिशन पार्टियों को अभी इकट्ठे होकर सोचना चाहिए कि हमें एक कलेक्टिव वॉइस बन के इस सारी तानाशाही को कैसे रोकना है. और बिलीव मी, मतलब मैं किसी उसके रूप में नहीं कह रहा हूँ, एज सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको बोल रहा हूँ, और आप तो सारे लोग जर्नलिस्ट हैं, तो कभी ना पीएमएलए के लॉयर्स के साथ बैठिए. जो इस वक्त देश में पीएमएलए के डिफेंस एडवोकेट्स हैं, गवर्नमेंट वाले नहीं, उनसे सिर्फ यारी दोस्ती में समझिए कि वो किस तरह के केस डील कर रहे हैं. क्योंकि मैं अभी इन दिनों पीएमएलए के बहुत सारे एडवोकेट्स से मिला. एवरी डिफेंस एडवोकेट ऑफ पीएमएलए, अगर वो आपके कॉन्फिडेंस में हो और नॉट टू बी रिपोर्टेड या पार्टली रिपोर्ट वट एवर यू, और या अपने संबंधों के आधार पर आप समझने के लिए पूछ लीजिए उससे. आप देखिए समझ के कि पीएमएलए इस देश को कहाँ लेके जा रहा है. इस देश का कौन सा ऐसा शहर है जहाँ के व्यापारियों को पीएमएलए के नोटिस नहीं दिए जा रहे हैं, कहाँ से वसूली नहीं हो रही है. हम तो पॉलिटिकली चार्ज लोग हैं, लड़ेंगे. अब आप किसी शोरूम, मतलब किसी गाड़ी के शोरूम मालिक को, एक जिसका 300 करोड़ का टर्नओवर है, उसको पीएमएलए का नोटिस थमा दोगे जस्ट फॉर सम 10 लाख रुपीस टैक्स का इधर उधर का, और वो आदमी कह रहा है कि जी मेरे सीए की गलती होगी, मैं 50 लाख टैक्स देने को तैयार हूँ. बट आपको तो पता है, आपको तो 10 लाख का प्रॉब्लम ही नहीं है, आपको तो कुछ और ही चाहिए 300 करोड़ वाले से. आप देखिए कि कितने HNIs और वो पीएमएलए के केस की वजह से इस देश को छोड़ के चले गए हैं. दैट इज़ मोर कंसर्न. मतलब मैं जितना अपने पीएमएलए के केस को देख रहा था, फिर पीएमएलए के एडवोकेट से मिला, फिर उनके साथ अपने केस को डिस्कस करते करते बात हुई, तो मुझे लगा यार हमारा तो कुछ भी नहीं है. जितना इस देश का व्यापारी अब सफ़र, हम रेड टेपिज्म चिल्लाते थे ना, आज रेड टेपिज्म से कहीं ज़्यादा बड़ा खतरा पीएमएलए है. लोगों को लगता है भाई देश में किसी तरह, अब जिस आदमी को जो 300 करोड़ का व्यापार खड़े करके खड़ा है, 500-700 हज़ार लोगों को नौकरियां दी हुई हैं उसने, उसको आप 10 लाख के किसी फुल स्टॉप कॉमा की वजह से आप उसको टांगने की तैयारी करोगे और उसको एक्सटॉर्शन करोगे, वो कहेगा भाई इससे निकाल दो, उसके बाद मैं देश का धंधा कहीं और चला लूँगा.
वो हो रहा है। HNI लीविंग इंडिया, और मतलब इसका डेटा तो पब्लिक मतलब बहुत सारे सोर्सेज से, नेशनल सोर्सेज से मिल ही जाएगा आपको। आप PMLA के डिफेंस एडवोकेट्स के साथ में अगर पर्सनल रिलेशनशिप पे उनके केसेस को समझ सकें, आपको समझ में आएगा कि यार कैसे कैसे ग्रेव केसेस के आधार पर एक एजेंसी, सपोज इनकम टैक्स है या ACB है या CBI है, पहले कुछ हल्का सा सुगबुगाहट इनिशिएट करती है और सबके तार अंदर से जुड़े हुए हैं। वो बताते हैं भाई हमने तो कर लिया है, अब ED ले लो, मतलब PC एक्ट हो गया या इनकम टैक्स एक्ट हो गया, हमने तो उससे जितना हो सकता है कर लिया है, अब एंटर द ड्रैगन। तो वो फिर ड्रैगन एंटर्स एंड आदमी, अब 300 करोड़ का व्यापारी सोचेगा कि मैं क्या ना करूं। और इन दैट केस कि जहां आप, मैं किसी को क्लीन चिट नहीं दे रहा, पर वो क्या नाम था उनका, गोयल साहब, मतलब जेट एयरवेज के मालिक से लेके XYZ, मैं किसी को क्लीन चिट, मतलब मुझे तो पता भी नहीं है उनका केस है, बट एग्जाम्पल्स हैं। आप 300 करोड़ के एक व्यापारी या 5000 करोड़ के एक व्यापारी के पास में जाके कहोगे देखा नहीं, 5 साल से जेल में पड़े हैं, बेल तक नहीं मिल रही है, वो कहेगा भाई साहब ये 10 लाख नहीं, आप जो 6 दे दो। और मैं फिर अल्टीमेटली 2-4 इंसिडेंट होते हैं, लोग वाइंड अप करके बिजनेस निकल जाते हैं जिनके पास में ऑप्शंस हैं। इट्स वेरी डेंजरस टू आवर कंट्री। मनीष जी, आपने कहा कि अरविंद जी के लिए पूरे इंडिया गठबंधन को मोबिलाइज, एक उनको स्टैंड लेना चाहिए उस पर, तो किस तरह का मोबिलाइजेशन आप चाहते हैं उसके लिए, और उसके लिए आप कोई इनिशिएटिव लेंगे, आप बात करेंगे इंडिया गठबंधन के लोगों से? मैं खाली व्हेन आई सेड फ्रॉम द स्टेज, मेरा मकसद केवल अरविंद केजरीवाल जी के बारे में बात करने का नहीं था। मेरा तो ये कहना है कि कल को राहुल गांधी जी भी अंदर जाएंगे, खड़गे साहब भी जा सकते हैं, सोनिया जी भी जा सकती हैं, दूसरे हेमंत साहब गए थे, शरद पवार साहब की पार्टी तोड़ी दी। तो हर पार्टी के साथ ये होगा, और पार्टियों की जिम्मेदारी जो अपोजिशन में, खाली अपनी पार्टी को बचाना नहीं है, डेमोक्रेसी को बचाना, तो विपक्ष को मजबूत रखना पड़ेगा। दूसरा, इस देश का व्यापारी भी कहाँ जाएगा अगर विपक्ष खड़ा हो। जैसे मैंने आपको कहा जर्नलिस्ट है, वैसे विपक्ष के पास भी हजारों केस होंगे ऐसे। बताना पड़ेगा देश को कि बस PMLA का कितना दुरुपयोग और कैसे कैसे हो रहा है, व्यापारियों का कैसे शोषण हो रहा है, पॉलिटिकल अपोजिशन का तो हो ही रहा है। इन सब चीज़ों को इकट्ठे होकर करना पड़ेगा। मनीष जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, समय कम है, लव्ड टॉकिंग टू यू, थैंक यू सो मच।